हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये AS14 एमलगमेशन ऑफ कंपनीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम एमलगमेशन क्या होता है, एमलगमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमलगमेशन होता क्या है। एमलगमेशन जानने से पहले मैंने एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है AS14। AS14 का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? तो इशूड बाय ICAI। क्या मतलब हुआ इसका कि एक इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड ज़्यादातर रूल्स वही बनाते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये भी ICAI के द्वारा ही बनाया गया है और इसको इशू किया गया है। ठीक है क्या? तो ये लेखांकन से रिलेटेड कुछ नियम होते हैं जिनका हमको लेखांकन करते समय पालन करना होता है। तो ICAI ने AS14 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इशू किया हुआ है कि अगर आप एमलगमेशन करते हैं तो उस समय आपको इसमें जो रूल लिखे होंगे इस AS में उनका पालन करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एमलगमेशन की। तो एमलगमेशन क्या है? तो एमलगमेशन का हिंदी मीनिंग होता है एकीकरण। अब एकीकरण का मतलब है एक हो जाना। एक हो जाना कैसे एक हो जाना? किन का एक हो जाना? तो कंपनीज का एक हो जाना। जब दो या दो से अधिक कंपनीज, तो मान लीजिए दो कंपनी है, A लिमिटेड है और B लिमिटेड है। ठीक है, अब ये दोनों कंपनी मिलके एक नई कंपनी बना लेते हैं AB लिमिटेड, या A लिमिटेड और B लिमिटेड दो कंपनी है, इसमें से ये दोनों जो हैं वो मिलकर A लिमिटेड ही रह जाती हैं। कहने का मतलब है कि A लिमिटेड रह जाती है और B लिमिटेड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एकीकरण का ही उदाहरण है। मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर किसी एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं या किसी तीसरी कंपनी का निर्माण करते हैं तो उसको भी हम एकीकरण कहेंगे। या जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है तो उसको भी हम एकीकरण बोलते हैं। तो इसको, ये पहले वाला जो केस है हमारा, ये मर्जर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा मर्जर कहलाता है। और ये जो दूसरे वाला केस है ये हमारा एक्विजिशन कहलाता है, यानी कि परचेज कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये दोनों हमारे एकीकरण के उदाहरण है, दोनों ही एकीकरण है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर किसी तीसरी कंपनी का निर्माण करती है, या जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, तो इसको एमलगमेशन कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा की बात कर लेते हैं हम कि अभी मैंने बताया कि एमलगमेशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब दो तरह में एक तो हो गया आपका मर्जर, इसको हिंदी में विलय भी बोलते हैं। एमलगमेशन को एकीकरण बोलते हैं और उसका जो एक रूप है उसको हम मर्जर बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्विजिशन या परचेज कह लीजिए, इसको हम क्रय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो रूप हैं। अब पहले रूप में मैंने बताया आपको कि जब दो या दो से अधिक कंपनी, तो इसमें है when two or more company amalgamate to form a new company। जब दो या दो से अधिक कंपनी एकीकृत होकर किसी नई कंपनी का निर्माण करते हैं तो उसको मर्जर बोलते हैं। और जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर लेती है, when one company acquire another company, तो इसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। अब यहां पर हो सकता है कि कंपनी वही रह जाए, कोई नई कंपनी ना बने, A और B दोनों साथ आए, और A रह जाए,
बी खत्म हो जाए, बी का नाम खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में भी हम इसको मर्जर ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो परचेज हो जाएगा, मर्जर ही बोलेंगे। मर्जर के कुछ कंडीशंस हैं जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मर्जर के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारे इंडिया की एक कंपनी है आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन, इन दोनों का मर्जर हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो ये आपको हो सकता है पता हो। तो वो मर्जर का एक एग्जाम्पल है कि वोडाफोन और आइडिया ये दोनों मिलकर VI बन गए हैं, ठीक है। वी नई कंपनी है, तीसरी कंपनी। तो वोडाफोन एक कंपनी थी, आइडिया दूसरी कंपनी थी, ये दोनों मिलकर वी बन गए, ठीक है। अब यहां की बात करें तो अभी आपने कुछ दिन पहले एक और इंसिडेंट सुना होगा कि रिलायंस रिटेल कंपनी है, उसने फ्यूचर ग्रुप का एक्विजिशन किया है। फ्यूचर ग्रुप का एक्विजिशन किया है। फ्यूचर ग्रुप कौन सी कंपनी है? तो जिनका बिग बाजार है वो कंपनी फ्यूचर ग्रुप है, ठीक है। तो रिलायंस रिटेल ने उसको अक्वायर कर लिया है। अब वो अलग बात है कि वो बिग बाजार ब्रांड यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल ने खरीद लिया। उस पर कुछ विवाद भी हुआ था, तो वो अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो वोडाफोन और आइडिया ये दोनों आपसी सहमति से मिले और वोडाफोन आइडिया का वर्ड, जो पहला वर्ड है, वो मिलकर नई कंपनी बना लिया वी, और रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद दिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, मर्जर के एग्जाम्पल ये है और एक्विजिशन का एग्जाम्पल ये है। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि एमलगमेशन क्यों किया जाता है। तो एमलगमेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एमलगमेशन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। एमलगमेशन अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट को भी समझने में आसानी होगी। जैसे पहला है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्षैतिज बोलते हैं। दूसरा है वर्टिकल, इसको लंबवत बोलते हैं। और तीसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेट। तो क्या मतलब होता है इनका, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट? कि हॉरिजॉन्टल में आप समान एक कंपनी है जिसको आप खरीद लेते हैं, उनके साथ मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। आप मर्जर या परचेज का जो भी काम करते हैं वो समान तरह की कंपनी, मतलब एक समान काम कर रही है, उन कंपनी के साथ करते हैं। जैसे कोई कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन का सर्विस प्रोवाइड कर रही है और एक दूसरी कंपनी है वो भी टेलीकम्युनिकेशन का ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये दोनों कंपनी जब इकट्ठा हो जाएंगे, जब मर्ज हो जाएंगे, या एक कंपनी ने किसी दूसरे को परचेज कर लिया है, तो उस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल एमलगमेशन बोला जाएगा उसको। उसी तरह वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में ऐसा नहीं होता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं और दूसरी कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो सेम हो, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने काम से संबंधित कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा काम फर्नीचर का है, कि हम फर्नीचर बनाते हैं और बेचते हैं, तो मैंने लकड़ी के जो सप्लायर हैं अपना, उनका बिजनेस अक्वायर कर लिया। उसी तरह गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने एक टायर बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया। मतलब क्या हुआ कि हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड, चाहे आगे के या पीछे के, हो सकता है कि हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिन कंपनी के हाथ में दिया उसी कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। हमारा जो सप्लायर है हमने उसको खरीद लिया। तो ये सब एग्जांपल इसमें वर्टिकल में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट। इसमें हमारा बिजनेस और सामने वाले के बिजनेस में कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि दोनों कंपनी जो एमलगमेट हो रही हैं उनका बिजनेस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जनरली हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए, यानी कि अलग अलग बिजनेस हो, हमारा रिस्क बढ़ जाए, उसके लिए हम ऐसे बिजनेस को अक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारे, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया और एक कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि क्यों करते हैं हम एमलगमेशन। तो एमलगमेशन के जो एडवांटेज हैं वो इस बात का आपको जवाब देंगे, क्या क्या लाभ हैं, एडवांटेज क्या है। तो पहला, सबसे पहले तो कंपटीशन खत्म होता है। जैसे ही दो कंपनी, एक ही क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी इकट्ठा हो जाएंगी तो क्या होगा,
कंपटीशन खत्म हो जाएगा। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को खरीद लिया या दोनों ने मर्जर कर लिया, तो उस सिचुएशन में भी कंपटीशन कम हो गया या खत्म हो गया। अगर दो ही कंपनी है तो खत्म हो गए, और अगर ज्यादा कंपनी है तो कंपटीशन कम हो गया। तो ये है आपके एडवांटेज। पहला मैंने आपको बता दिया कि रिमूवल ऑफ कंपटीशन, यानी कि हमारा कंपटीशन वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब क्या है कि जब दो कंपनी इकट्ठा होंगी तो ऑब्वियसली उनका साइज बढ़ जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। कुछ विशेषता एक कंपनी में होगी और कुछ विशेषता दूसरी कंपनी में होगी, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हमारा कॉस्ट भी बचेगा। तो ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि साइज बड़ा हो गया हमारा। ठीक है। तीसरा है ग्रोथ। अब बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होंगी जो कि धीरे 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 अपने ही बेसिस पे ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है। तो इसको इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। ऐसा करने से कंपनी को ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। कुछ कंपनी क्या करती हैं कि अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस तो चल रहा है, उसके साथ साथ में रिलेटेड बिजनेस भी खरीदते चलते हैं, जिससे उनका बिजनेस बड़ा होता जाता है। जैसे हाल ही में इंडिया की एक बड़ी कंपनी है जो इन्होंने बहुत सारे नए नए कंपनियों को अक्वायर किया है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रोथ। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन। मैंने आपको अभी बताया कि रिस्क कम करने के लिए कंपनी क्या करती है, डाइवर्सिफाई करती है, यानी कि नए नए प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, ताकि अगर एक का मार्केट डाउन भी हो रहा हो तो दूसरा बिजनेस चल रहा हो ठीक से। आपने ऐसा देखा होगा कि कभी कभार होता है क्या है कि मार्केट में उथल पुथल है, कोई कंपनी नीचे जा रही है, कोई कंपनी ऊपर जा रही है, तो ऐसा क्या होता है, रिस्क बटा होता है ना, अलग अलग जो क्षेत्र में आपने पैसे लगाए हुए हैं, तो उसके वजह से आपके पास उतना रिस्क नहीं होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। और जैसा कि कोई भी इन्वेस्टर आपको ये कहेगा कि एक ही जगह पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग बास्केट में अपने पैसों को लगाइए, ताकि आप भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। तो वही कंपनी भी करती हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हम एमलगमेशन का काम करते हैं। उसके बाद है, मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हो सकता है किसी एक कंपनी के पास कोई खास बात हो और किसी दूसरी कंपनी के पास कोई दूसरी विशेषता हो। ठीक है। तो वो दोनों जब इकट्ठा होंगे तो दो कंपनियों की दो विशेषताएं एक साथ आ गई। ठीक। जैसे हो सकता है एक टीचर फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं और दूसरे टीचर मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, वो दोनों इकट्ठा आएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनकी तरफ आकर्षित होंगे। तो बड़ी कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि हो सकता है एक का सप्लाई चेन जो है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो उनका नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है, दूसरे का प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो वो दोनों जब इकट्ठा होंगे तो उनके वजह से उनको बेनिफिट मिलेगा। कौन से बेनिफिट? स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, जिससे वो अपने दूसरे कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं। तो ये हैं आपके एमलगमेशन के एडवांटेज। अब इसके बाद बात आती है कि एमलगमेशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम। अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो कंपनी हैं जिन्होंने मिलकर किसी तीसरे कंपनी का निर्माण किया है। तो इस कंपनी को हम ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं, या एमलगमेटेड कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये ट्रांसफरर हैं, हस्तांतरण करने वाले, ट्रांसफर करने वाले हैं। अपना बिजनेस उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है। और इसने वो बिजनेस अक्वायर किया है, तो इसीलिए हम ट्रांसफरी बोल रहे हैं इसको, और इनको ट्रांसफरर कंपनी बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब अकाउंटिंग हमको इनके भी बुक्स में करनी होगी और इनके भी बुक्स में करनी होगी। इन तीनों की बुक्स में, इन तीनों की बुक्स हमको बनानी होगी। उसमें जर्नल होगा, उसमें लेजर होगा, उसमें बैलेंस शीट होगा। इन सब के अलावा, इन सब से पहले हमको एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। परचेज कंसिडरेशन,
इसको हिंदी में क्रय प्रतिफल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ क्रय प्रतिफल का? तो अभी आपने देखा कि एक कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को खरीद लिया है, या दो कंपनी मिलकर किसी तीसरी कंपनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी बंद हो रही है यहां पर, या जो कंपनी का शेयर किसी नए कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है, उसके शेयर होल्डर्स ऐसे ही मान जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि हम अपना शेयर आपको दे रहे हैं, उसके बदले में हमको भी तो कुछ चाहिए ना। तो यही पैसा जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इसी पैसे को परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी हम खरीद रहे हैं, जैसे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर कर लिया है। ठीक है, अब बी लिमिटेड को खरीद लिया है, तो बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स होंगे ना, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो इसको ए लिमिटेड पैसा देगी बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, तो इसी पैसे को हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम और किसी पेमेंट को नहीं लेंगे। जो पैसा ट्रांसफरी कंपनी यानी कि ए लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी यानी कि बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पे करेगी। किसको? शेयर होल्डर्स को। उसी पैसे को परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। शेयर होल्डर्स के अलावा अगर हम और किसी को पे कर रहे हैं, उस पैसे को हम परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो केवल शेयर होल्डर्स को किया गया पेमेंट। अब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो क्या मतलब है इनका? तो any payment by transferee company to shareholders of transferor company in form of cash, shares or other securities। तो इस मेथड में आपको जो शेयर होल्डर्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, उनको क्या क्या पेमेंट किया गया है ये सब कुछ दिया रहेगा। तो उसको हम नेट पेमेंट मेथड बोलेंगे। इसमें आपको करना क्या है? तो जितने भी पेमेंट किए गए हैं, चाहे अलग अलग फॉर्म्स में, कैश में हो सकता है, इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकता है, डिवेंचर्स में हो सकता है, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। लेकिन पेमेंट किसको होगा? तो केवल शेयर होल्डर्स को, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, तो केवल शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होगा सिर्फ उसी को जोड़ेंगे और उसी को हम परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। तो ये तो हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड है आपका नेट एसेट मेथड। तो इसका यूज कब होगा? तो इसका यूज तब होगा जब आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में आपको पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या आपको पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है लेकिन आधा अधूरा है, आप पूरी तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपको लिख दे कि हम शेयर होल्डर्स को इतना पैसा शेयर्स के रूप में दे रहे हैं और बचा हुआ पैसा कैश में दे रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे बचा हुआ पैसा कितना है? तो उस सिचुएशन में आपको नेट एसेट मेथड यूज करना है। तो आपको या तो इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं हुआ है, या दिया हुआ है तो आप उस इंफॉर्मेशन के आधार पर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप नेट एसेट मेथड का यूज करेंगे। इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा? तो आप देखेंगे कि टोटल एसेट्स कितना ले लिया है। टोटल एसेट्स टेकन ओवर किस पे? एग्रीड वैल्यू पे। ये भी ध्यान रखना है आपको, बुक वैल्यू नहीं लेना है। जितने में संपत्ति ली है उस संपत्ति का मूल्य लेंगे। जैसे बुक्स में बिल्डिंग अगर 10,000 पे दिख रहे हैं और लिया है 12,000 पे, तो हम 12,000 लिखेंगे, 10,000 नहीं। बुक वैल्यू नहीं लिखना है आपको, जितने पे लिया गया है संपत्ति उतने पे। इसमें से माइनस कर देंगे आप टोटल लायबिलिटीज, मतलब जितने भी दायित्व लिए हैं और वो भी एग्रीड वैल्यू पे, वो भी आप हटा देंगे। ठीक है, और फिर जो अमाउंट निकलेगा ये आपका नेट एसेट्स होगा, या इसी को आप परचेज कंसिडरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इन दो विधियों का आप यूज कर सकते हैं परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ और तरीके का यूज किया जाता है, जैसे स्वैप रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है, या इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के आपको स्वैप रेशियो निकालने के लिए कहे, तो वो सब तरीके हम आगे देख लेंगे। तो ये आपका
क्रय प्रतिफल निकालने की विधि है। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि अगर डिवेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या उसको शामिल नहीं करेंगे? नहीं, उसको शामिल नहीं करेंगे। मैंने आपको क्लियरली बोला है कि शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट हो रहा है सिर्फ उसी को लेके चलेंगे, तो नेट पेमेंट मेथड में सिर्फ शेयर होल्डर्स का पेमेंट। अब ऐसा करते क्यों है? तो सिंपल सी बात है कि जितना भी एसेट्स है और लायबिलिटी है वो हमने ले लिया है, तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी को जो पेमेंट कर रहे हैं तो हम अपने दायित्व को पे कर रहे हैं, उसके थोड़े ना शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं। दायित्व जब हमने ले ही लिया तो उनका पेमेंट तो हमारी जिम्मेवारी है, उसके पेमेंट को हम परचेज कंसिडरेशन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक, तो ये है आपके जो परचेज कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो। अब इसके बाद बात आती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग करते वक्त मैंने आपको बोला कि आपको ट्रांसफरर कंपनी के भी बुक्स में अकाउंटिंग करनी है और ट्रांसफरी कंपनी के भी बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो ट्रांसफरी कंपनी का तो बुक्स का ऐसा कोई रूल वूल नहीं दिया हुआ है कि किस तरह से करना है, लेकिन इसके दो मेथड्स हैं। इसमें आपको लेके चलना होता है कि आप क्या मानकर अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर ट्रांसफरर कंपनी का बुक्स बना रहे हैं तो आपको यह मानना है कि आप मर्जर मान के बुक्स बना रहे हैं या परचेज मान के बुक्स बना रहे हैं। अब यहीं पे सवाल आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि मर्जर है या परचेज है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अजम्पशन ले लेना है, अजम्पशन नहीं है। आपको ये तय करना होगा क्वेश्चन पढ़ के कि मर्जर पे बनाना है या परचेज पे, और कुछ कंडीशंस दिए होते हैं जिनके आधार पे आपको ये तय करना है। और वो कंडीशंस क्या हैं? तो ऐसे 5 कंडीशंस दिए हुए हैं। ऐसे जो कंडीशंस हैं वो 5 कंडीशंस दिए हुए हैं। कौन कौन से 5 कंडीशन हैं? तो सबसे पहला कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसके? ट्रांसफरर कंपनी के। ट्रांसफरर कंपनी के जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं वो ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। अब एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं बता रहा मैं, ठीक है। एग्जैक्ट वर्डिंग्स की बात करें तो आप किसी भी किताब में देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग मिल जाएगी। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में मिल जाएगी, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में आपकी किताब में वर्डिंग मिल जाएगी। मैं बस उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी किसका हो जाएगा? ट्रांसफर कंपनी का। सभी संपत्ति एवं दायित्व, अगर आप कुछ भी छोड़ रहे हैं तो वो मर्जर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दूसरा, ट्रांसफरर कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर हैं उनमें से 90% इक्विटी शेयर के जो होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि हम नई कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो 90%। अब 90% पर जब बात आती है, 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मेरे जो शेयर होल्डर्स, ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से 90%। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम आती है, अदर देन इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी। मतलब क्या हुआ? तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए मेरी कंपनी में 1 लाख इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है, ठीक है। अब 1 लाख में से इन जनरल 90,000 जो है इस बात के लिए राजी हो जाए कि हम ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। 90,000 तो 90% हो गया। लेकिन सिचुएशन यह है, उस 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से 20,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी ट्रांसफरी कंपनी ने रखा हुआ है। मतलब क्या है, मेरे पास बचा कितना है? 80,000 ही है जो मार्केट में बटा हुआ है। 1 लाख में से 20,000 ट्रांसफरी कंपनी ने रखा हुआ है। तो उस 20,000 को हम एक्सक्लूड करके तब ये बात करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो 20,000 उसने रखा हुआ है, अगर उसको इंक्लूड करके चलेंगे हम तो वो 20,000 तो हम ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले से उन्हीं के पास है। तो वो तो कहेंगे कि ठीक है हम तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए पक्षपात वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम यहां पे क्या करते हैं,
उन शेयर्स को हटा देते हैं जो कि ट्रांसफरी कंपनी ने रखे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो अब कैलकुलेशन 80,000 शेयर्स पे होगा। 80,000 शेयर्स में से 90% यानी कि 72,000 72,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो राजी हो जाएं कि हम बनेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। तीसरा सिचुएशन, तो पेमेंट जो करना है आपको, पेमेंट किसको करना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर जो है ट्रांसफरर कंपनी में, उसका जो पेमेंट करना है वो फुल्ली इन इक्विटी शेयर्स ही करना है। यानी कि किसका इक्विटी शेयर, ट्रांसफरी कंपनी का इक्विटी शेयर ही पे करना है ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी शेयर को। यानी कि जो लोग आ रहे हैं मेरे कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, उनको हम केवल इक्विटी शेयर में ही पेमेंट करें, ये तीसरा कंडीशन है। इसके बाद चौथा कंडीशन कि जो बिजनेस है ट्रांसफरर कंपनी का, किसका, ट्रांसफरर कंपनी का जो बिजनेस है उसको हम बंद नहीं करना चाहते, हम उसको चालू रखना चाहते हैं। इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन, ठीक है, मतलब हम बंद नहीं करना चाहते, हम उसके बिजनेस को भी चलाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के कुछ स्पेशल एसेट्स के लिए या उससे कुछ बेनिफिट हमको मिलने वाला है, उसके लिए हम उस कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं और उसके जो बाकी बिजनेस है उसको बंद कर देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो केवल जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हमको मिलने वाला है सिर्फ हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मर्जर के केस में। मर्जर के केस में आपको बिजनेस को चालू रखना है। और लास्ट कंडीशन है कि आपको जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेने हैं वो आपको बुक वैल्यू पर ही लेने होंगे। किस पे लेने होंगे, बुक वैल्यू पर ही लेने होंगे। यानी कि आपको बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो टेकन ओवर है, यानी कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने ले लिया है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, उसको बुक वैल्यू पे ही अपने पास दिखाना है, ठीक है। तो ये 5 के 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाते हैं तभी वो हमारा मर्जर कहलाएगा, नहीं तो वो परचेज हो जाएगा और उसी हिसाब से फिर हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका आज का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके अगले वीडियो में मैं आपको परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।